नंबर के बारे में सोचो, 50%। लिटरली इंडिया में 50% प्रेग्नेंट फीमेल्स करेंटली एनीमिक हैं। ये एक मैसिव डिजीज बर्डन है। वेलकम टू दिस रैपिड रिवीजन एक्सप्लेनर, जहां हम एनीमिया इन प्रेगनेंसी के सारे हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्रिस्प तरीके से डिकोड करेंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस स्मार्ट बोर्ड एक्सप्लेनर। आज हम एनीमिया इन प्रेगनेंसी का एक प्रॉपर हाई यील्ड कंसेप्चुअल ब्रेकडाउन करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ना, तो ये टॉपिक एक एब्सोल्यूट गोल्ड माइन है। मैं आपको कॉन्सेप्ट्स एग्जैक्टली वैसे ही एक्सप्लेन करूंगी जैसे एग्जामिनर्स घुमा फिरा के पूछते हैं, तो बस अपना पूरा ध्यान यहाँ रखना। ये रहा आज का हमारा मास्टर गेम प्लान। हम कवर करेंगे आयरन डिमांड एंड पब्लिक हेल्थ, फिर फिजियोलॉजिकल वर्सेस पैथोलॉजिकल एनीमिया, उसके बाद मटर्नल एंड फीटल कॉम्प्लिकेशंस, क्लिनिकल असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन, और फाइनली सबसे एमसीक्यू हेवी पार्ट, लैब डायग्नोसिस एंड आरबीसी इंडिसेस। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विद सेक्शन 1, आयरन डिमांड एंड पब्लिक हेल्थ। तो सबसे पहला फंडामेंटल सवाल जो आपको खुद से पूछना चाहिए ना, वो ये है कि एक प्रेग्नेंट फीमेल को अचानक इतने एक्स्ट्रा आयरन की जरूरत क्यों पड़ती है? बॉडी में फिजियोलॉजिकली ऐसा क्या चेंज हो रहा है? अब पब्लिक हेल्थ लेवल पे इसकी इंपॉर्टेंस को समझो। अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम, जिसे हम INIP भी कहते हैं, मतलब इंटीग्रेटेड नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव, गवर्नमेंट एक्चुअली ये मैसिव प्रोग्राम्स इसलिए चलाती है क्योंकि अनीमिया इज लिटरली द मोस्ट कॉमन इनडायरेक्ट कॉज ऑफ मटर्नल मोर्टेलिटी। ये पॉइंट ध्यान रखना। अब यहाँ अपना पूरा फोकस लाना, क्योंकि ये आते हैं आपके डायरेक्ट हाई यील्ड MCQs। इस प्रोग्राम में जो बहुत फेमस रेड पिल दी जाती है ना, उसमें एग्जैक्टली 60 मिलीग्राम्स एलिमेंटल आयरन और 500 माइक्रोग्राम्स फॉलिक एसिड होता है। इसको मार्क कर लो, इट्स अ स्टैंडर्ड एग्जाम क्वेश्चन। पूरा प्रोग्राम एक 6x6x6 स्ट्रैटेजी पे चलता है, जिसमें 6 बेनिफिशरीज, 6 इंटरवेंशंस और 6 इंस्टीट्यूशनल मेथड्स हैं। और डेली आयरन रिक्वायरमेंट का ड्रास्टिक शिफ्ट तो देखो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इट्स जस्ट 0.8 मिलीग्राम्स पर डे, बट थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते बूम, सीधा 7.5 मिलीग्राम्स पर डे पे शूट अप कर जाता है। थोड़ा सा इस डिमांड का मैथ समझते हैं। प्रेगनेंसी में टोटल आयरन रिक्वायरमेंट रफली 1000 मिलीग्राम्स के आसपास होती है। अब ये आयरन आखिर जाता कहाँ है? फीटस को चाहिए अराउंड 300 मिलीग्राम्स और लगभग 250 मिलीग्राम्स एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा चंक 500 मिलीग्राम्स वो सीधा आपके एक्सपैंडेड मटर्नल रेड ब्लड सेल मास में चला जाता है। ऑब्वियसली जैसे आरबीसी वॉल्यूम बढ़ेगा, आयरन रिक्वायरमेंट तो बढ़ेगी ही। इस 1000 मिलीग्राम फिगर को अपनी मेमोरी में एब्सोल्युटली लॉक कर लो। मूविंग टू सेक्शन 2, फिजियोलॉजिकल वर्सेस पैथोलॉजिकल एनीमिया। जरा एक क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से सोचो। जब एक प्रेग्नेंट फीमेल वार्ड में आती है और उसका हीमोग्लोबिन लो निकलता है, तो क्या उसका मतलब ऑटोमेटिकली कोई पैथोलॉजी या बीमारी है? लेट्स डिकोड दिस। इस फंडामेंटल प्रिंसिपल को ध्यान से समझो। फिजियोलॉजिकल अनीमिया में हीमोग्लोबिन हमेशा 11 ग्राम्स % के ऊपर ही रहता है। इसका कोर मैकेनिज्म है हीमोडाइल्यूशन। होता क्या है कि प्लाज्मा वॉल्यूम मैसिवली बढ़ जाता है, लाइक 40 to 50%, लेकिन आरबीसी वॉल्यूम सिर्फ 20 to 30% ही बढ़ता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक बड़ी बाल्टी पानी में थोड़ी सी चीनी डाल देना। ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन तो ड्रॉप होगी ही ना। इसीलिए पेरिफेरल स्मेयर एब्सोल्युटली नोमोसिटिक नॉमोक्रोमिक रहता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड पैथोलॉजिकल एनीमिया में, जैसे आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, वहां हीमोग्लोबिन 11 के नीचे ड्रॉप होता है और अंडरलाइंग कॉजेस की वजह से स्मेयर टिपिकली माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक दिखता है। अब ध्यान देना, यहाँ एग्जामिनर की ट्रैप में बिल्कुल मत फंसना। WHO और CDC के कट ऑफ्स थोड़े अलग हैं। WHO की डेफिनेशन जनरलाइज्ड है। उनके हिसाब से माइल्ड इज 10 to 10.9, मॉडरेट इज 7 to 9.9 और सिवियर इज लेस देन 7। लेकिन प्रेगनेंसी के लिए CDC गाइडलाइंस ट्राइमेस्टर स्पेसिफिक होती हैं। CDC टेक्निकली ये कहता है कि फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में कट ऑफ इज लेस देन 11। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है? क्योंकि हीमोडिल्यूशन उस टाइम अपने एब्सोल्यूट पीक पे होता है, तो कट ऑफ और नीचे गिरकर लेस देन 10.5 हो जाता है। ये एक छोटी सी डिटेल आपका MCQ आइधर बनाएगी या बिगाड़ेगी, सो रिमेंबर इट। तो क्रूशल पॉइंट ये निकल के आता है कि जब ये सेफ फिजियोलॉजिकल लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं, तब एक्चुअली में होता क्या है। दैट ब्रिंग्स अस टू सेक्शन 3, मटर्नल एंड फीटल कॉम्प्लिकेशंस। देखो, इन कॉम्प्लिकेशन लिस्ट्स को ना आपको डायरेक्टली मेमोराइज ही करना पड़ेगा। एग्जामिनर्स को ठीक ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करना बहुत पसंद है, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन। बेस्ट अप्रोच ये है कि कॉम्प्लिकेशंस को हमेशा एंटीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल फेजेस में डिवाइड करके माइंड में फिट कर लो। चलो, लेट्स डू अ रैपिड फायर रिव्यू ऑफ दिस टाइमलाइन।
एंटीनेटल पीरियड में आपको प्लेसेंटोमेगली दिखेगा क्योंकि बॉडी कंसिस्टेंटली पुअर फीटल ऑक्सीजनेशन को कॉम्पेंसेट करने की कोशिश कर रही होती है, अलॉन्ग विद सिवियर रिस्क्स ऑफ प्रीटर्म लेबर और प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड इवन पीआईएच। फिर इंट्रानेटल फेज में क्या होगा? मदर सिंपली एग्जॉस्ट हो जाती है और यूट्राइन इनर्शिया सेट इन हो जाता है। अब इस पोस्टनेटल पार्ट को स्पेशली हाईलाइट करो। यहाँ पोस्टपार्टम हेमरेज यानी पीपीएच, सेप्सिस और पुअर वुंड हीलिंग का हाई रिस्क होता है। बट सुनो, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पे सबसे ज्यादा ध्यान दो। सीएचएफ का सबसे कॉमन टाइम क्या है? इट्स द इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड। क्यों? क्योंकि डिलीवरी के तुरंत बाद मैटरनल कार्डियक आउटपुट में एक मैक्सिमम सडन इंक्रीज होता है, और अगर पेशेंट को सिवियर अनीमिया है तो हार्ट वो लोड नहीं ले पाता एंड इट सिंपली फेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब ना एक बहुत मेजर कंसेप्चुअल ट्रैप को क्लियर करते हैं, इसे ध्यान से सुनना। क्या मैटरनल अनीमिया का ऑटोमेटिकली ये मतलब होता है कि बेबी भी पैदा होते ही अनीमिक होगा? अ बिग रिजाउंडिंग नो। आयरन के मामले में यू कैन से फीटस एक पैरासाइट की तरह एक्ट करता है। वो मदर से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अपना आयरन पुल कर लेता है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि मदर के आयरन स्टोर्स तो कंप्लीटली डिप्लीट हो जाएंगे और उन्हें सफ़र करना पड़ेगा बच्चे के अनीमिक होने से बहुत बहुत पहले। तो बॉटम लाइन इज, मैटरनल एनीमिया डज नॉट इक्वल फीटल एनीमिया। क्लियर? ऑलराइट, अब हम इस पूरी थियोरी को सीधा वार्ड्स में इम्प्लीमेंट करते हैं विद सेक्शन 4 क्लिनिकल असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन। एक एनीमिक प्रेग्नेंट पेशेंट आखिर आपके पास क्लिनिक में प्रेजेंट कैसे करेगी? आपका हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन का फ्लो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। पेशेंट यूजुअली आएंगी नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स लेके, लाइक अ लॉट ऑफ फटीग, डिस्पनिया, या फिर मे बी हिस्ट्री ऑफ पैसेज ऑफ वर्म्स। ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग क्लूज है। लेकिन चलिए हम इनमें से एब्सोल्यूट हाईएस्ट यील्ड फिजिकल एग्जाम फाइंडिंग्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो आपको अग्रेसिवली ढूंढनी है। ये क्लिनिकल साइंस सच में आपके बेस्ट डायग्नोस्टिक फ्रेंड्स हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर पेशेंट को पाइका है, नॉन फूड आइटम्स जैसे मिट्टी या बर्फ खाने की इंटेंस क्रेविंग, तो इमीडिएटली स्ट्रांगली आयरन डिफिशिएंसी के बारे में सोचो। अगर इडीमा है तो खुद से पूछो, क्या ये रेस्ट से ठीक हो रहा है? अगर हाँ, तो भाई ये फिजियोलॉजिकल है। अगर नहीं ठीक हो रहा तो यू गॉट थिंक पैथोलॉजिकल, मे बी प्रोटीन डिफिशिएंसी। फिर उनके नेल्स चेक करो। कोइलोनिकिया यानी वो डिस्टॉर्टेड स्पून शेप्ड नेल्स, ये तो आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया का क्लासिक हॉलमार्क है। और वहीं अगर टंग पे ग्लोसाइटिस या लिप्स पे चुलोसिस दिखे तो सीधा फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी सस्पेक्ट करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा जेवीपी चेक करो। अ जुगुलर वीनस प्रेशर ग्रेटर देन 8 centimeters of water is a massive red flag for impending CHF. And now we finally arrive at our last section, lab diagnosis and RBC indices. So guys, full focus यहाँ चाहिए मुझे, क्योंकि आपके सबसे चैलेंजिंग डेटा हैवी एग्जाम क्वेश्चंस सीधा यहीं से बनने वाले हैं। First things first, screening protocols. देखो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी MOHW गाइडलाइंस और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का फ़र्क समझना ना बहुत वाइटल है। इंटरनेशनल गाइडलाइंस तो आपसे कहती हैं कि हीमोग्लोबिन सिर्फ 2 बार चेक करो, एक बार फर्स्ट विजिट पे और फिर 24 to 28 वीक्स के बीच। लेकिन हमारे इंडियन सेटअप और स्पेशली आपके एग्जाम्स के लिए आपको स्ट्रिक्टली MOHW गाइडलाइंस ही फॉलो करनी है। इंडिया में हम हीमोग्लोबिन कम से कम 4 बार चेक करते हैं, बेसिकली क्योंकि हर एक मैंडेटेड एंटीनेटल विजिट पे। सो हमेशा अपनी लोकल गाइडलाइंस को ही प्रायोरिटाइज करना। आप एक स्पेसिफिक फॉर्मूला को अच्छे से रट लो, द मेंसोर इंडेक्स। ये एक 100% गारंटीड एग्जाम टॉपिक है। सोचो, आप आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया और थैलेसीमिया के बीच डिफरेंशिएट कैसे करोगे, जबकि नेचुरली दोनों ही माइक्रोसिटिक एनीमिया प्रेजेंट करते हैं? इट्स सिंपल, आप मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम यानी MCV को टोटल RBC काउंट से डिवाइड करते हो। अगर आपकी वैल्यू 13 से ज़्यादा आती है देन इट स्ट्रांगली पॉइंट्स टू आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, और अगर वही इंडेक्स लेस देन 13 आता है तो बॉस आपको थैलेसीमिया सस्पेक्ट करना चाहिए। ये एक रिमार्केबली क्विक और एब्सोल्युटली ब्रिलियंट क्लिनिकल टूल है। अब MCV के इस पूरे एल्गोरिथम को अपने माइंड में ठीक से मैप कर लो। प्रेगनेंसी में नॉर्मल MCV रेंज बेसिकली 75 to 100 फेम्टोलीटर्स के बीच होती है। अगर ये वैल्यू 75 से नीचे गिरी, मतलब हम माइक्रोसिटिक जोन में एंटर कर चुके हैं, सो यू शुड थिंक IDA और थैलेसीमिया। वहीं अगर ये 100 से ऊपर गया तो हम मैक्रोसिटिक जोन में हैं, यहाँ थिंक विटामिन B12 या फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी। एग्जाम हॉल में आपका ब्रेन एग्जैक्टली इस सेम लॉजिकल ब्रांचिंग ट्री की तरह ही काम करना चाहिए। चलो अब इस कॉम्प्लेक्स आयरन प्रोफाइल टेबल को थोड़ा इजीली ब्रेक डाउन करते हैं। जब भी आयरन डेफिशिएंसी होती है, आपका सीरम फेरिटिन डेफिनेटली गिरता है, सीरम आयरन भी गिरता है,
और ट्रांसफर इन सैचुरेशन सीधा 10% से कम हो जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज नोटिस करो, एक पैरामीटर है जो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। लुक एट TIBC यानी टोटल आयन बाइंडिंग कैपेसिटी। क्योंकि पेशेंट की बॉडी आयन के लिए स्टार्व कर रही होती है, उसकी बाइंड करने की रिलेटिव कैपेसिटी एक्चुअली इंक्रीज हो जाती है, राइजिंग वे बियॉन्ड 410। आयन डेफिशिएंसी एनीमिया में बढ़ने वाला सिर्फ एक ही अकेला पैरामीटर है और वो है TIBC। इस कैच को तो बिल्कुल मत भूलना। Alright, let's hit a very quick rapid fire summary. सबसे अर्लीस्ट और बेस्ट मार्कर फॉर IDA कौन सा है? इट्स सीरम फेरिटिन। अच्छा, मोस्ट सेंसिटिव RBC इंडेक्स कौन सा निकलता है? दैट्स MCHC फॉलिंग बिलो 30%। फिर बताओ, IDA और अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज के बीच डिफिनेटिव डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? वो हम करते हैं सीरम हिप्सिडिन चेक करके, क्योंकि IDA में ये एक्सप्लिसिटली डिक्रीज्ड होता है। और फाइनली, एब्सोल्यूट गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस आखिर क्या है? It is a bone marrow biopsy showing a complete absence of stainable iron. हालांकि क्लिनिकली हम इसको एक्चुअली रेयरली करते हैं क्योंकि ये बहुत इन्वेजिव है, बट आपके MCQ एग्जाम्स के लिए यही अनडिस्प्यूटेड गोल्ड स्टैंडर्ड है। अर्लीस्ट मार्कर और गोल्ड स्टैंडर्ड के बीच गलती से भी कंफ्यूज मत होना। तो चलो इस पूरे एक्सप्लेनर को अब एक मस्ट क्लिनिकल बाउंसर के साथ रैप अप करते हैं। लेट्स से अगर एक प्रेग्नेंट पेशेंट आपके पास क्लिनिक में आती है विद एन MCV ऑफ 72, ठीक है, और आप मेंसर इंडेक्स जब कैलकुलेट करते हो तो वो एग्जैक्टली 11 आता है, तो एज अ डॉक्टर आपका वेरी नेक्स्ट डायग्नोस्टिक स्टेप एक्चुअली क्या होना चाहिए? जरा याद करो कि लेस देन 13 इंडेक्स का मतलब मैंने क्या बताया था। अपने आंसर्स क्विकली मेंटली ड्रॉप करो या अपने नोट्स में कहीं लिख लो। Anyway, thank you so much for joining this rapid revision explainer on anemia in pregnancy. बस इसी तरह प्रॉपर्ली रिवाइजिंग करते रहो, अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स शार्प रखो और मैं आपसे मिलूंगी हमारे नेक्स्ट एक्सप्लेनर में।